नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम धरती के सबसे ठंडे गांव ओइमियाकोन की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखना ही किसी जंग से कम नहीं है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी हाड़ कंपा देने वाली स्थितियों में जीवन कैसे पनपता है। जरा सोचिए, -71.2 डिग्री सेल्सियस। ये इस बर्फीली दुनिया का आज तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया तापमान है। ये हमारी और आपकी आम सर्दियों वाली ठंड बिल्कुल नहीं है। ये इतनी भयंकर ठंड है जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही पत्थर की तरह जमा सकती है। इस ठंड का एहसास सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर कोई यहाँ 15 मिनट से ज्यादा बाहर रह जाए तो सीधा फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकता है। जब लोग यहाँ बाहर सांस लेते हैं ना, तो मुंह से निकलने वाली गर्म हवा तुरंत बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है। और पता है उसकी आवाज कैसी आती है? बिल्कुल सूखी घास की सरसराहट जैसी। 14-14 किलो के भारी भरकम कपड़े पहनने के बावजूद भी पलकें कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाती हैं। तो ऐसे में दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इंसान इतनी जानलेवा ठंड में आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस अनोखे गांव में जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। भाग 1, धरती का सबसे ठंडा गांव। दरअसल ये गांव पहाड़ों से घिरी एक घाटी में बसा हुआ है। घाटी होने की वजह से यहाँ हवाएं नहीं चलती, बल्कि ये जमा देने वाली ठंड बस एक ही जगह टिक कर रह जाती है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर बाहर खड़ी किसी कार का इंजन बंद कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से जमकर बेकार हो जाती है। यहाँ रहने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है परमाफ्रॉस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के नीचे की मिट्टी की वो मोटी परत है जो पूरे साल पत्थर की तरह जमी रहती है। इसी वजह से यहाँ खेती करना पूरी तरह से नामुमकिन है। कोई भी फल या सब्जी यहाँ उगी नहीं सकती, और इसी एक बात ने यहाँ के लोगों के रहन सहन और खानपान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भाग 2, जमे हुए गांव के घर। अब जब बाहर मौत मंडरा रही हो तो घर का गर्म होना बहुत जरूरी है। इस पूरे गांव को जिंदा रखने का काम एक सेंट्रल कोल बॉयलर सिस्टम करता है। ये सिस्टम पाइप्स के जरिए हर घर तक गर्मी पहुंचाता है। और सबसे अहम बात, ये बॉयलर कभी बंद नहीं होना चाहिए, वरना पूरा का पूरा गांव जम जाएगा। यहाँ घर बनाने की इंजीनियरिंग भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले मोटी लकड़ी की बीम बिछाई जाती है ताकि घर की गर्मी से नीचे की जमी हुई जमीन यानी परमाफ्रॉस्ट न पिघले। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटा फर्श होता है। दीवारें 7 अलग अलग परतों से बनाई जाती हैं और खिड़कियों में 3 परतों वाले शीशे लगाए जाते हैं ताकि अंदर की गर्माहट बाहर ना जा सके। लेकिन इन घरों की सबसे दिलचस्प बात है नेचुरल फ्रिज रूम। स्थानीय लोगों ने इस जानलेवा ठंड का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल ढूंढ निकाला है। घर के दरवाजे के बाद वाले शुरुआती कमरों में कोई हीटिंग नहीं होती। ये कमरे बाहर के -60 डिग्री वाली ठंड और अंदर के गर्म कमरों के बीच एक ढाल का काम करते हैं। और तो और लोग इसे एक प्राकृतिक फ्रिज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां दूध और मीट को फ्रीज करके रखा जाता है। भाग 3, पानी और जीवन का संघर्ष। अब बात करते हैं उन बुनियादी जरूरतों की जो बाकी दुनिया के लिए बहुत आम है। यहाँ जमीन के नीचे पानी के पाइप बिछाना बिल्कुल असंभव है। ऐसा करने पर पानी तुरंत जम जाएगा और सारे के सारे पाइप धमाके के साथ फट जाएंगे। तो फिर पानी आता कहाँ से है? इसके लिए एक बेहद थका देने वाला काम करना पड़ता है। लोग पास की जमी हुई नदी से बर्फ के भारी भरकम टुकड़े काटते हैं, फिर उन्हें स्लेज पर लादकर घरों तक खींचा जाता है। इसके बाद इन बर्फीले टुकड़ों को घर के अंदर बड़े बड़े ड्रमों में पिघलाया जाता है। तब जाकर पीने और इस्तेमाल करने लायक पानी नसीब होता है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ एक बार नहाने के लिए 4 से 5 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। ये एक पूरा अनुष्ठान है जो अक्सर वीकेंड पर होता है। पहले बर्फ को पिघला के पानी बनाना, लकड़ियां काटना, पानी गर्म करना और यहाँ तक कि जमे हुए शैम्पू को स्टोव के पास रखकर पिघलाना। जिंदगी यहाँ कितनी योजनाबद्ध है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और जब घर के अंदर कोई प्लम्बिंग ही नहीं है तो जाहिर है टॉयलेट बाहर ही बनाने पड़ते हैं। बिना हीटिंग वाले इन छोटे कैबिन्स का इस्तेमाल करना किसी बुरे सपने जैसा है। इंसान का वेस्ट बाहर गिरते ही जम जाता है, जिससे कई बार 1 से 2 मीटर ऊंचे बर्फ के खंभे बन जाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में बाहर टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय फुर्ती दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्रॉस्टबाइट का खतरा हमेशा बना रहता है।
अगर ऐसा लगता है कि आधुनिक मशीनें इस मौसम को मात दे सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाहर खड़ी किसी भी कार के टायर ठंड से सिकुड़कर पत्थर जितने सख्त हो जाते हैं। टैंक में भरा डीजल पूरी तरह जम जाता है। एक जमी हुई कार को वापस चालू करने के लिए जेट हीटर लगाना पड़ता है और उसे डिफ्रॉस्ट करने में 3 से 4 घंटे की कड़ी मेहनत लगती है। भाग 4, बर्फीले नर्क में जानवर। इंसानों और मशीनों का संघर्ष तो हमने देख लिया, लेकिन अब नजर डालते हैं वहां के जानवरों पर, जिन्होंने जैविक रूप से खुद को इस बर्फीले माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। यहां पाली जाने वाली याकूतियन गायों को ही देख लीजिए। इन गायों के थनों को फ्रॉस्टबाइट से बचाने के लिए उन पर खास तरह का कपड़ा बांधा जाता है। हर सुबह ये गायें इस जानलेवा ठंड में बाहर निकलती हैं और नदी के सिर्फ उस एक हिस्से तक जाती हैं जो जमीन के नीचे से निकलने वाले गर्म पानी के कारण कभी जमता नहीं है। और अगर याकूतियन घोड़ों की तुलना आम घोड़ों से की जाए तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ये घोड़े कद में छोटे, बहुत मोटी फर वाले और गोल मटोल होते हैं। इनका ये गठीला शरीर गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। यही वजह है कि ये घोड़े बिना किसी शेल्टर के -70 डिग्री में भी पूरे साल बाहर खुले में रह लेते हैं। भाग 5, खानपान और शिकार के तरीके। जैसा कि हमने पहले देखा, खेती यहां बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए जिंदा रहने का सारा दारोमदार पूरी तरह से जानवरों और शिकार पर ही टिका है। यहां का खानपान शायद बाकी दुनिया को बहुत अजीब लगेगा। इसमें कच्चा और जमा हुआ घोड़े का मांस, घोड़े का लिवर और कच्ची जंगली मछली शामिल है। इसे बस पतले स्लाइस में काटकर नमक के साथ खाया जाता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब सब्जियां उगी नहीं सकती तो शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स इन्हीं कच्चे मांस से मिलते हैं। ये कोई शौक नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक जरूरी शर्त है। यहाँ के जंगलों की एक क्रूर सच्चाई है, जिसे इस कहावत में पिरोया गया है, अगर ठंड में हिलना डुलना बंद कर दिया तो मौत पक्की है। यहाँ के शिकारी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वे कोई जाल बिछाते हैं तो जानवर किसी चोट से नहीं मरता, बल्कि जाल में फंसकर एक जगह रुक जाने की वजह से वो तुरंत जम जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक संघर्ष की नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने की भी है। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक शिकारी अपनी पकड़ी हुई मछली का एक हिस्सा आग में डालकर प्रकृति की आत्माओं को चढ़ाते हैं। वे मानते हैं कि जिस प्रकृति से उन्हें भोजन मिल रहा है, उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। भाग 6, प्रकृति के साथ तालमेल। तो आइए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इतनी भयानक कठिनाइयों के बावजूद लोग यहाँ खुशी से कैसे रह पा रहे हैं। सच तो यह है कि ओइमेकॉन में जिंदा रहने का मतलब प्रकृति से लड़ना या उसे हराना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब प्रकृति के बनाए नियमों के आगे सिर झुकाना और उनके साथ जीना। यहाँ के लोग इस ठंड से नफरत नहीं करते, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। यहाँ तक कि वे गाय के गोबर से 360 किलो की विशाल मूर्तियां बनाकर अपनी इस अनोखी जीवन शैली का जश्न भी मनाते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज की हमारी आधुनिक सुख सुविधाओं ने इंसान को प्रकृति के उस सच्चे और सम्मानजनक रिश्ते से दूर कर दिया है जो ओइमेकॉन के लोगों में आज भी जिंदा है? इंसान की सहन शक्ति की ये कहानी सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।